अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, ऑटम 2024 के अटेम्प्ट के लिए हम जो है वो सेशन शुरू करने जा रहे हैं जी। ऑटम 2024 आज का एजेंडा क्या है, पहले हम एजेंडे पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने आपके लिए सामने सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी रखे हुए हैं, कुछ मैंने एनालिसिस बनाए हुए हैं। ये हैंडआउट मैंने शेयर भी किए थे ग्रुप पे। ठीक है जी, पिछले 13 सालों का यानी कि 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस पूरा मौजूद है यहाँ पे। कि स्प्रिंग 2024 में कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। जो टॉपिक काम के हैं, ज़्यादा काम के हैं, वो भी आइडेंटिफाई होंगे, जो कम काम के हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। फिर उसके अलावा एक और मैंने एनालिसिस जो है वो बनाया हुआ है, पूरा टॉपिक वाइज कि कौन सा सवाल किस टॉपिक का कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन नंबर आया हुआ है। तो ये भी एक एनालिसिस है जो अगेन आपको अभी भी हेल्प करेगा और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे भी हेल्प करेगा। और फिर एक इंट्रो हैंडआउट भी है हमारे पास जिसमें हम बेसिक्स को भी इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सऊद तारिक मेरा नाम है जी। अच्छा, कैफ 3 CMA ऑटम 24 के लिए हम बैठे हैं जी। सही है। एंड थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। 2024 में आज हम खड़े हुए हैं। ठीक है जी। मगर मैं थोड़ा सा अपना आपको पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2006 आई completed my O levels. 2008 I completed my A levels from Bikaner School, and then in 2010 I completed my ACC. मैंने शुरू में ACC अपना कंप्लीट कर लिया था 2010। मेरी जो है कि दिसंबर 10 2010 वाज माय क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। फिर उसके बाद मैंने 2011 में CA में एडमिशन लिया। कुछ एग्जाम्पशन थी वो क्लेम की। और फिर मैं CA में एडमिशन लेने के साथ साथ KPMG तासीर हादी एंड को, जो कि ऑडिट फर्म है, सेकंड लार्जेस्ट ऑडिट फर्म है जी, वहाँ मैंने इंडक्ट हो गया। ठीक है जी। KPMG में मैंने क्या कहते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली और CA में मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2015 में मैं CA भी क्वालिफाई हो गया विद इन आर्टिकलशिप। मेरी आर्टिकलशिप जब खत्म हुई 3.5 साल की, ठीक है, मिड ऑफ 2011 में मैं आया था। तो जब मेरी आर्टिकलशिप एंड हुई तो फिर मेरा CA भी अल्हम्दुलिल्लाह में क्वालिफाई हो गया। ठीक है जी, यहाँ मेरा CA कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद भी मैं KPMG में रहा। 2015 के बाद में KPMG में रहा, 2017 तक मैं KPMG में रहा। 2018 में मैंने जो है वो इंडस्ट्री ज्वाइन की। ठीक है जी, 2018 में आई ज्वाइन इंडस्ट्री। और फिर 2018 में ही मैंने जो है अपनी एक फर्म स्टार्ट की जिसका नाम है ST&Co। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2024 हो गया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो फर्म है ये कंटिन्यू किया हुआ हूँ ST&Co के नाम से। ठीक है जी, तो ये तो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो टीचिंग से रिलेटेड भी कुछ इस तरह की कहानी है कि आई स्टार्टेड माई टीचिंग इन 2005। मैंने 2005 में ही O लेवल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं खुद O लेवल में था तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2005 से लेकर अगर मैं क्विकली क्विकली बताऊं 2014 तक, इन इन दीज 9 years आई टॉट many papers of O levels. आई टॉट वेरियस पेपर्स ऑफ A levels, थ्योरी भी, कैलकुलेशन भी। और इसके अलावा मैंने ACCA के भी काफ़ी सारे पेपर पढ़ाए, क्योंकि मैं खुद भी ACCA कर रहा था तो मैंने जो है ACCA भी काफ़ी सारा पढ़ाया और कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट मैथ्स वगैरह भी जो है वो टीच किया है। तो ये सारा 9 years जो है मैं क्या कहते हैं आई हैव टॉट दीज थिंग्स। मतलब अपने बचपन से ही मैं जो है ना पढ़ा रहा था, अपनी स्कूल लाइफ से पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो पढ़ाने का मुझे शौक बहुत था। बट देन 2014 was a turning point of my career when I started teaching CA. आई स्टार्टेड टीचिंग CA। अच्छा, मैंने CA पढ़ाना शुरू किया कहाँ से जी? मॉड्यूल F। पहले आपको पता है मॉड्यूल होते थे, कितने मॉड्यूल होते थे, किसी को आइडिया? पहले जमाने में, पुराने जमाने में आपके मॉड्यूल्स होते थे, आइडिया है किसी को? हाँ, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर? बिल्कुल सही कहा जी, फैल्कन ने। नहीं, फैल्कन ई नहीं, F तक होता था। सही कह रहे हैं मोहम्मद इस्माइल, 6 मॉड्यूल होते थे। ABCDEF 6 मॉड्यूल होते थे। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। आपको थोड़ा सा हैरानगी होगी ये देख के कि मैं वो बंदा जिसने कभी CA नहीं पढ़ाया, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग डायरेक्टली फ्रॉम मॉड्यूल F। मैंने मॉड्यूल F से पढ़ाना शुरू कर दिया। मॉड्यूल F का एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे आपके पेपर का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले क्या ना, ये कॉस्टिंग अलग होता था और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल F में होता था। तो ये जो कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन होता था, जो कि अभी नहीं है, अब ये पेपर खत्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, जो कॉस्टिंग के एडवांस लेवल से 2014 के बाद 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया।
सॉरी 2015 में मैंने कैफ लेवल पढ़ाना शुरू किया, ये जो कॉस्टिंग है आपका, ठीक है, ये कैफ वाला कॉस्टिंग मैंने 2015 में पढ़ाना शुरू किया। 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया, एंड देन उसके बाद अभी 2020 में मैंने MSA2 पढ़ाना शुरू किया, ठीक है जी। तो मैं अगर आज बात करूं, आज 2024 आ गया है, तो आज मैं 2024 में अगर बात करूं तो मैं जो है आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है करंट मेरे पास पोर्टफोलियो में कैफ 3 CMA है, जिसकी क्लास हो रही है स्टार्ट। कैफ 6 MFA है, ठीक है, जो कि ग्रुप बी का पेपर है। इसके अलावा BFD C-FAB 4, इसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स के मेरिट भी आ चुके हैं पास में अल्हम्दुलिल्लाह, 2 स्टूडेंट ने मेरिट भी स्कोर किया है BFD में। इसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ C-FAB 3 SPM, और इसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ MSA2। अच्छा, BFD ये जो शुरू के 3 पेपर थे, ये मैं पूरे 100% पढ़ाता हूँ, ये कोई शेयरिंग नहीं होती, प्रैक्टिस ही मैं कराता हूँ, कौन से भी मैं देता हूँ। और ये जो आखिर के 2 पेपर हैं, ये मैं ऑलमोस्ट 1/3 पढ़ाता हूँ, 2/3 पेपर जो है वो मेरे साथ दूसरी फैकल्टी शेयर करती है। अच्छा, आपने एक बात नोट की बड़ी मजेदार, फिर मैं अपने कॉस्टिंग पे आता हूँ। आपने एक मजेदार बात नोट की कि मैं हर लेवल पे मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो मैं हर मॉड्यूल पे मौजूद हूँ, हर लेवल पे मौजूद हूँ। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा कैफ किस तरह से चलता है, हम पहले कैफ के ग्रुप ए में होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ए में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, CMA पढ़ा रहा हूँ, जिसकी क्लास हमारी चल रही है। फिर उसके बाद मैं ग्रुप बी में भी हूँ, ग्रुप बी में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ जी, MFA पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ 6। फिर उसके बाद आप C-FAB पे आ जाते हैं, तो C-FAB पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, C-FAB पे मैं 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ, BFD पढ़ा रहा हूँ C-FAB 4, और MSA2 भी पढ़ा रहा हूँ, ओ सॉरी C-FAB 3 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके बाद आपको पता है आखिरी लेवल होता है MSA, तो मैं MSA में भी मौजूद हूँ। MSA में क्या पढ़ा रहा हूँ, MSA2 जो आखिरी पेपर है CA का, जिसके बगैर आप CA क्वालिफाई नहीं कर सकती, मैं वहाँ भी मौजूद हूँ। तो अगर आप गौर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रुप ए में भी हूँ, ग्रुप बी भी पढ़ाता हूँ, C-FAB में भी मौजूद हूँ, और MSA में भी मौजूद हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आपका CMA पास होगा, इंशाल्लाह CMA तो पास कराना ही है, CMA के लिए तो हम बैठे ही हैं, CMA के लिए तो मेहनत करेंगे ही हम। मगर आप गौर कर रहे हैं कि मैं आपसे अपना सिर्फ CMA का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा, मेरा जो टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, अगर आप देखें टीचिंग एक्सपीरियंस 9 ईयर्स का यहाँ हो गया टीचिंग एक्सपीरियंस, और 2014 से 2024 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस ये हो गया, चलो 9 कर लेते हैं, पूरा 10 नहीं हुआ। तो मैं 18 साल का अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ग्रुप ए में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको ग्रुप ए की नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप बी, ग्रुप C-FAB, MSA, ये पूरी जर्नी कैसे गुजारनी है इसके लिए आपको तैयार कराऊंगा इंशाल्लाह। तो we are, our focus is not just that CAS 3 or costing, no, we are not focusing just on group A पेपर। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है CA क्वालिफाई करना। हमने एडमिशन लिए CA में ये सोच के कि अब हम CA पूरा करके ही बाहर निकलेंगे। हमने एक दफा ठान लिए, फैसला कर लिया CA करना है, तो हम CA करके ही बाहर आएंगे, अब बीच में नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप गौर करें तो मैं आपके साथ हर लेवल में मौजूद हूँ, ग्रुप ए में ही मौजूद हूँ, बी में मौजूद हूँ, C-FAB में ही मौजूद हूँ, MSA में मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह इसको आप प्लीज एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, यार कैफ तो इतना बड़ा मसला है ही नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ। असल प्रॉब्लम आती है जब आप बड़े हो जाते हैं, असल प्रॉब्लम आती है जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, असल प्रॉब्लम आती है जब आप आगे बढ़ते हैं। अभी आप PRC में थे तो कोई इतना मसला नहीं था, अब आप ग्रुप ए में आएंगे थोड़े मसले बढ़ेंगे, ग्रुप बी में थोड़े और मसले बढ़ेंगे, C-FAB में आप फर्म में भी होंगे जाएंगे। फर्म C-FAB में क्या इशू है, C-FAB में इशू ये है कि आपके पास 2 काम होंगे, आपके पास फर्म भी होगी जो आपको सुबह से लेकर रात तक काम कराएगी, और उसके बाद स्टडीज भी होंगी। आप MSA2 में जाएंगे तो उस वक्त आप इंचार्ज लेवल पे चले जाएंगे, आप मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है जॉब इंचार्ज लेवल पे चले आए, तो आपके पास फर्म की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट भी करना है आपने, टीम को भी मैनेज करना है, ऑफिस का स्टडीज भी करनी है। तो यहीं पे ही हम इतनी जबरदस्त अपनी बुनियाद बना लें कि ताकि हम जब आगे जाएं तो हमें प्रॉब्लम ना। तो पूरे रास्ते इंशाल्लाह उन आदतों को, उन टेक्निक्स को, उन क्या कहते हैं तजुर्बों को मैं यूज कराऊंगा, जिससे आपको इंशाल्लाह आगे के सफर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना भाई, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो CA क्वालिफाई करना है ना भाई, सबका कंफर्म करें, जवाब दें। कोई हम खाली कैफ के लिए तो नहीं आए ना भाई, हाँ हमने कैफ दे के तो नहीं छोड़ना ना भाई, ऐसा ही है। जवाब नहीं आ रहा चैट के थ्रू, भाई चैट के थ्रू जवाब दें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं जी, जबरदस्त हो गया, ठीक है जी। मोहम्मद इस्माइल कह रहे हैं हाँ जी आखिर तक जाना है, फैल्कन भी यही कह रहे हैं, जुलेखा भी यही कह रहे हैं, रिदा शाह भी यही कह रहे हैं, और बाकी लोग भी उम्मीद कर रहे हैं जो यही सोच रहे होंगे जो माशाल्लाह लाइव में मौजूद हैं।
अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग के बारे में यार। अच्छा कॉस्टिंग कैफ 3 CM है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सा डिटेल कर दिया मैंने, खैर। अब हम आते हैं कॉस्टिंग के बारे में। कैफ 3 CM है, इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले इसका नाम खाली कॉस्टिंग हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। अच्छा तरीकेकार पूरा डिस्कस होगा जी, किन बातों का ख्याल रखना है वो भी बात होगी, डूज एंड डोंट से भी बात करेंगे, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अच्छा इस पेपर के बारे में पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या जानते हैं इस पेपर के बारे में? पेपर आसान है मुश्किल है? क्या सुना है आपने, आसान पेपर है मुश्किल पेपर है? आसानी से पास होता है मुश्किल से पास होता है, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें, देखिए जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा और हमें मजा आएगा। मुश्किल सुना है इस्माइल ने, आयशा ने भी मुश्किल सुना है, बीकॉम में दिया था जुलेखा ने, ठीक है। साहिल कादमी कह रहे हैं मुश्किल है, गुरु बे का टफेस्ट पेपर है, आमिर आसिम शब्बीर दयाल कह रहे हैं, AFC मोहम्मद अला कह रहे हैं मीडियम है, मुबशिर असलम कह रहे हैं मुश्किल है। ठीक है जी, पेपर ड्रॉप कर दिया था, ठीक है दादा कोई इशू नहीं है, इस बार पूरा पेपर आखिर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी तैयारी से जाएंगे। जैनब कह रहे हैं मुश्किल सुना है, दिया भी था तब भी नहीं हुआ। साहिल कादमी कह रहे हैं अल्लाह माफ करे, ठीक है। इंशाल्लाह जी, पेपर ड्रॉप किया था, ओ माय गॉड, ओके। मुश्किल है, मेरा फेल होने वाला है, अल्लाह खैर करेगा आफाक, नेगेटिव ना सोचें। अच्छा मैं एक बात बता दूं यार, यस, अगर मैं दो पेपर्स की बात करूं, ऑटम 2023 एंड स्प्रिंग 2024। अच्छा स्प्रिंग 2024 में मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑटम 23 यस इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर, यस। स्प्रिंग 24 इट वाज यस नियर टू डिफिकल्ट पेपर, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट नियर टू डिफिकल्ट। नियर टू डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ, मैं मीडियम भी कह सकता हूँ, आप बोलेंगे मैं मीडियम इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो टीचर हूँ। नहीं यार कुछ चीजें वाकई बहुत आसान थी, बट यस चलो ठीक है, एक मैं एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से बात करूँ तो कह सकते हैं यस, कि एक तरह से कह सकते हैं कि अबव एवरेज पेपर था, ठीक है। ये बात हो गई। मगर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ आपको, उससे पहले यानी कि स्प्रिंग 2023 यानी कि ऑटम 2022, मैंने कि और पीछे जा रहा हूँ, यानी कि स्प्रिंग 2022, आप इन तीन पेपरों पे पासिंग परसेंटेज निकाल के देखें, आप इन तीन पेपरों में पासिंग परसेंटेज निकाल के देखें, ठीक है। आपको मैं गारंटीड बता रहा हूँ, आप निकाल के देंगे पासिंग परसेंटेज, ये 40 से 50% के दरमियान। अब आप मुझे बताएं ईमानदारी से, अगर 40 से 50% पासिंग परसेंटेज है तो क्या लगता है आपको, क्या ये आसान है या मुश्किल है? ईमानदारी से बताएं, वो छोड़ दें, लास्ट टू अटेम्प्ट एक्सेप्शनल थी ना, उनको छोड़ दें। हाँ बताएं, एक मिनट रुकेंगे। हाँ तो देखें, अगर 40 से 50% आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कम से कम टफ तो नहीं है, टफ तो नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट टू इजी पेपर आया पास में, यकीन करें इजी पेपर आया। और बच्चों ने फिर क्या किया, आपस की बात है, इसको हल्का लेना शुरू कर दिया, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 3 अटेम्प्ट में आप पासिंग परसेंटेज उठा के देखें, बच्चों ने हल्का लेना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर को लगा कि यार ये तो बच्चे गलत कर रहे हैं। ये वो पेपर था जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जहाँ से अपना टीचिंग करियर शुरू किया, ये पेपर पहले मॉड्यूल एफ में होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, कहाँ होता था, आखिरी मॉड्यूल में होता था, और आज ये कहाँ आ गया, आज ये ग्रुप ए में आ गया, आज ये ग्रुप ए में आ गया। तो यार देखें, कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग है ना, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यस आई आई अंडरस्टैंड कि यार क्या कहते हैं, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में चीज़ें डिफिकल्ट हुई हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि यार जो बच्चा अच्छी तैयारी से जाएगा, जो बंदा अच्छी तैयारी से जाएगा, जो अच्छा इंसाफ करेगा पेपर के साथ, उसको मैं समझता हूँ पेपर पास करने में प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा चैलेंजेस क्या होते हैं इसके, मैं इसके कुछ चैलेंजेस पे बात करना चाह रहा हूँ। डूज ऑफ कॉस्टिंग, जो पहले दिन ही आप ध्यान में रख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। डूज ऑफ कॉस्टिंग, अच्छा एक इसमें मसला आता है, यस, एक तो ये होता है कि यार इसका पेपर लेंदी आता है। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने पेपर दिया हो अभी ऑटम स्प्रिंग 24 का ऐसे ही? वैसे तो आप में से ज्यादा लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, मगर ऐसे ही कोई बंदा अगर हम में से ऐसा है जो स्प्रिंग 24 में बैठा हो। नहीं आफाक, इससे बात करते हैं, असम्पशन लेने को हम मना करते हैं, हम कहते हैं जिंदगी आसान करके काम करो। तो क्या लगता है पेपर पूरा हो गया था? अच्छा ड्रॉप कर दिया था आयशा आपने, नो शूज, ऑटम 23 में दिया था। तो आप मुझे बताएं पेपर पूरा हुआ था? नहीं, एक मसला आता है कि ये लेंदी पेपर है, दूसरा इशू ये आता है कि रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इस पे मैंने टाइम मैनेजमेंट की पूरी वीडियो भी शेयर की थी।
आखिरी महीने मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की थी। रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत चाहिए जी, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ये प्रैक्टिस वाला पेपर है। 87 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 47 है, तो अल्लाह खैर करेगा। फाइल इस बार पेपर निकालो, इस बार समझ नहीं आ रहा था आपको। अच्छा ठीक है, और इसमें क्या सीन है कि रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट्स इंस्टेड ऑफ रट्टा। अगर आपने कोई सोल्यूशन रट्टा लगा लिया, आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। अगर आपने कोई रट्टा लगाने की बात की, आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक इसमें बात क्या हुई कि यार, एक तो ये कि लेंथी पेपर आता है, एक तो ये कि प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तीसरा ये कि यार रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रट्टा, ठीक है। अब सवाल, मैं सिलेबस पे आता हूँ, मैं सिलेबस पे आता हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ पहले 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 कुछ हम यूज टू हो जाए, पहले हम कुछ यूज टू हो जाए, ठीक है। अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सजेस्टेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो हम भी फॉलो करते हैं। अगर आप कॉस्टिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं ना, तो आप इस अप्रोच पे काम कर लें। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, अपने तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ, 18 साल के तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ कि जो बंदा इस पे काम करेगा ना, तो उसको इंशाल्लाह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लें, किसी को कोई वैसे मुझसे रब्ता करना हो तो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल क्वेरीज लोगों की रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, तो आप मुझसे इस पर बिलाजिए कि मेरा अपना ही नंबर है, इस पे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो व्हाट्सअप का जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है। अच्छा, सजेस्टेड अप्रोच फॉर KF3 CMA, अप्रोच क्या होनी चाहिए। फिर मैं आता हूँ उस पर, सिलेबस वगैरह पे भी आता हूँ, पूरा ट्रेंड एनालिसिस बनाया हुआ है आपके लिए, काफी काम किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सजेस्टेड अप्रोच ये होती है, सबसे पहले अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें, ये आइडेंटिफाई करें कि टॉपिक हमसे क्या क्या रहा है। आइडेंटिफाई दी बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक दुनिया में आया क्यों था, ओवरहेड का टॉपिक दुनिया में आया क्यों था, क्या जरूरत पड़ी। एब्जॉर्प्शन माइनर कॉस्टिंग का टॉपिक दुनिया में आया क्यों है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होती है, माइनर कॉस्टिंग दुनिया में कहाँ इस्तेमाल होती है। ये सारी बातें पहले आप समझ लें। फिर सेकंड नंबर पे क्या करें, अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक के बाद सेकंड नंबर पे इजी इलस्ट्रेशंस टू सिमेट द कॉन्सेप्ट्स। फिर आपने क्या करनी होगी, उसके बाद इजी इलस्ट्रेशंस करनी होंगी, सारी आपको मेरी किताब में हैंडआउट में मिल जाएंगी बातें। इजी इलस्ट्रेशंस टू सिमेट द कॉन्सेप्ट। फिर थर्ड नंबर पे क्या करना है, उसके बाद हम जब ये कॉन्सेप्ट हमारा पक्का होना शुरू हो जाएगा, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से होंगे, ये कहाँ से होंगे, ये होंगे ACCA से भी होंगे कुछ, और ये क्वालिटी बुक से भी होंगे। कॉलिन ड्यूरी एक बुक है, उससे कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। मैट उजर एक किताब है, उसके कराए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा एक डेडिकेटेड हैंडआउट, पूरी एक डेडिकेटेड किताब हमारी मौजूद है, पूरी डेडिकेटेड किताब हमारी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, जब इन चीजों से फारिग हो जाएंगे, फिर हम करेंगे सॉल्व आई कैप पास पेपर। आई कैप के पास पेपर को सॉल्व किए बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते यार। आई कैप के लेवल को चेक किए बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये नहीं मैं सिर्फ आसान अटेम्प्ट करा दूंगा, नहीं भाई, आसान अटेम्प्ट भी कराएंगे, मुश्किल अटेम्प्ट भी कराएंगे। मेरे सॉल्व हुए सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, ठीक है जी। बात समझ आ रही है, ठीक है। आई कैप पास पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें दोनों आई कैप पास पेपर सॉल्व करते हैं हम, जो कैफ के पास पेपर है वो भी करते हैं। तो पहले कैफ एट होता था, प्लस ओल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैं पहले पढ़ाता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि देखें पेपर मुश्किल आ रहा है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मॉड्यूल एफ थी, ओल्ड मॉड्यूल एफ का जो हमारे पास कुछ कंटेंट लिमिटेड, सारा नहीं, मॉड्यूल एफ नहीं पढ़ाने बैठा आपको, मगर मॉड्यूल एफ का लिमिटेड कंटेंट आपको कराया जाएगा, ताकि आप पेपर में जाएं तो पहले से आप वेल प्रिपेयर्ड हो। कोई मुश्किल सवाल आ जाए जिसमें दो तीन टॉपिक एक साथ लग रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी मसला ये आ रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं सर सीधा सीधा सवाल तो हो जाता है, मगर जब ऐसा सवाल आता है इसमें दो तीन टॉपिक लग रहे होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर में कवर की हुई हैं, और बाकी कुछ चीज़ें मैं मॉड्यूल एफ से भी करा रहा होता हूँ। तो ये अप्रोच होगी। मेरी बात समझ आ रही है, बेसिक से स्टार्ट किया, पहले हमने बैकग्राउंड समझा टॉपिक का, इजी इलस्ट्रेशन सॉल्व की, 2+2 4 टाइप की,
क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाए गए और फिर उसके बाद आई कैप के पास पेपर्स को सॉल्व कर लिया। मगर यहाँ बात खत्म नहीं हो चाहिए, सारा कंटेंट आपको मेरी किताब में और मेरा जो क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मौजूद है। अच्छा, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके आगे हम 3 काम और कहते हैं यार, आपसे 3 काम और कहते हैं, 3 काम और कहते हैं। एक काम हम आपसे कहते हैं छठे 5वें नंबर पे, इसके अलावा 5वें नंबर पे टाइमली रिवीजन करेंगे आप। क्या करेंगे? टाइमली रिवीजन करेंगे। देखिए मैं पहले दिन ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कोर्स में आगे जाते हैं तो भूल जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। मैं वाकई बता रहा हूँ ये पेपर पास करना मुश्किल नहीं है अगर आप इन बातों का ख्याल करेंगे, टाइमली रिवीजन करेंगे। टाइमली रिवीजन करने के लिए आप कहेंगे सर दिल नहीं चाहता, कोई सिस्टम बना दें, तो हम इसके लिए ये कहते हैं फॉलो अप करते हैं बच्चों को, इंडिविजुअल बेसिस पे फॉलो अप करते हैं। पर्सनली मैं एक एक बच्चे का मैसेज चेक करता हूँ, उसने कितने लेक्चर कवर किए, उसको फिर वॉइस नोट के थ्रू बताया जाता है यार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, आपको ज्यादा लेक्चर लेने की जरूरत है या आपको कम लेक्चर लेने की जरूरत है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। टाइमली रिवीजन करें आप। उसके अलावा गिव रेगुलर टेस्ट। हमने लास्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 7 टेस्ट कंडक्ट किए थे और एक मॉक भी था, तो आप 8 टेस्ट कह लें, गिव रेगुलर टेस्ट। और वो जो 7 टेस्ट हमने क्या कहते हैं कंडक्ट किए थे, वो टेस्ट चेक करके वापस किए थे। आप टेस्ट दें ताकि आपको पता चले। वो अलग बात है कि अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी 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 बैड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता, 10% बच्चा भी टेस्ट नहीं दे रहा होता यार। इतनी मेहनत से टेस्ट बनता है, उसकी मार्किंग स्कीम बनाई जाती है, उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको चेक करवाया जाता है, उसके बाद बहुत कम लोग टेस्ट देते हैं। देखें बिल्कुल टेस्ट चेक हमारे जो है ना सिस्टम बना हुआ है चेक का, पूरा टेस्ट चेक होके वापस किया जाता है स्टूडेंट को। सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट भी दें ताकि ये ना हो कि टेस्ट बस ऐसी फॉर्मेलिटी खाना पूरी के लिए नहीं लिया जाता टेस्ट भाई, बाकायदा आपकी परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए लिया जाता। लास्ट टाइम वी हैव कंडक्टेड 7 टेस्ट, ट्रस्ट मी 7 टेस्ट कंडक्ट किए, पूरा स्केड्यूल शेयर कर दिया था मैंने पहले से यार। एंड में फिर ये हुआ कि बिल्कुल जब हम 7वें टेस्ट में पहुंचे तो जो बेचारे कुछ थोड़े बहुत बच्चे टेस्ट दिए तो उन्होंने भी देना बहुत कम कर दिया। मैंने कहा यार अब क्या कह रहे हैं, तो प्लीज ये टेस्ट जरूर दें ताकि आपका रिवीजन टाइमली हो। ये मैं आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा, ये बातें आप टाइमली रिवीजन की हैबिट बना लें। आप अभी टाइमली रिवीजन नहीं करेंगे शायद इतना नुकसान नहीं होगा, आप ग्रुप बी में भी टाइमली रिवीजन नहीं करेंगे फिर भी शायद इतना नुकसान नहीं होगा, मगर जब आप इंशाल्लाह आगे चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और आपने टाइमली रिवीजन की हैबिट नहीं बनाई तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी, इधर इतने प्रॉब्लम होगी, इतने इतने इतने। मेरी बात समझ आ रही है? इधर मसला आएगा, इधर फंस जाओगे यार। सीसेप एमएसए में तो रिवीजन टाइमली करना पड़ेगा, वहां तो भाई पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा होता, और कोर्स भी बड़ा होता है, कोर्स भी लेंथी होता है, अगर नहीं पढ़ा टाइमली भूल गए तो वापस पढ़ना पड़ जाएगा भाई। तो यार रेगुलर टेस्ट दो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात मैं पहले दिन बता रहा हूँ, रेसिपी ऑफ सक्सेस, रेसिपी ऑफ सक्सेस कहीं नोट कर लो, लिख लो, ये काम करना है आखिर के दिनों में, आखिर के दिनों में, क्योंकि ये काम अभी हो नहीं सकता, ये काम पहले दिन से हो नहीं सकता। सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पेपर, जिसे मैं ईयरली पेपर कहता हूँ। अटेम्प्ट वाइज पेपर समझते हैं? एक होता है क्वेश्चन वाइज पास पेपर, कि आपने एक टॉपिक लिया सीबी एनालिसिस, उसके जितने भी पास पेपर के सवाल थे आपने सारे एक ही गो में कर दिए, एक ही गो में कर दिए। सारे सवाल कैसे आइडेंटिफाई होंगे वो मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। और एक तरीका क्या होता है कि आप अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें, यानी कि पूरा पूरा पेपर सॉल्व करें, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें, अटेम्प्ट वाइज पास पेपर। मेरी बात समझ आ रही है? अटेम्प्ट वाइज का क्या मतलब होता है? पूरा टाइमर लगा के। इससे फायदा ये हो जाता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है सर हमसे पेपर पूरा नहीं होता, यार उसकी वजह यह कि कभी आपने 3.25 घंटे की प्रैक्टिस ही नहीं की। आपको आदत है वही T10 और T20 खेलने की, छोटे छोटे ओवर्स के मैचेस खेलने की आदत हो गई। अब आप 50 ओवर के मैच में जाओगे, ओडीआई में जाओगे तो नहीं होगा काम। हारिस रऊफ के साथ हुआ था ना वर्ल्ड कप में, याद है क्या हुआ था हारिस रऊफ के साथ? उसको T20 की आदत थी, वो बेचारा ओडीआई में गया, 10 ओवर कराने पड़ गए, नहीं हुआ बेचारा, पूरा वर्ल्ड कप खिलाया उसको, मगर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, बाद में बेचारे की ओडीआई क्या T20 से भी परफॉर्मेंस चले गई। तो कहने का मतलब है कि यार आपको उस एग्जाम माहौल की पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट वाइज पेपर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फंस जाओगे। सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पास पेपर, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगी और इंक्रीज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। मेरी बात समझ आ रही? कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पेपर टैकलिंग स्किल आएंगे। कितने लोग हैं पता नहीं, आपने सुना ही नहीं सुना, सर हमें डर लगता है, सर हमें लगता है कि हमसे पेपर पूरा नहीं होगा, सर हमें लगता है कि पेपर में हमें नहीं आएगा, सर हमें लगता है पेपर में ब्लैंक हो जाएंगे। और कुछ लोग शायद हो भी जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कभी पेपर में आप गए हो और आपको लगे आप ब्लैंक हो रहे हैं? कभी हुआ है पेपर में आप गए हो आपको लगे सब बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा? हाँ, कोई है हम में से ऐसा?
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पेपर देने गए हो और आपको लगा यार मुझे मुश्किल लग रहा है, मगर जैसे ही बाहर निकलते हैं लगता है यार इतना मुश्किल था नहीं इतना मुझे शुरू में लग रहा था। कितने लोगों की शिकायत होती है कि वो पेपर शुरू करने जाते हैं तो शुरू के 15-20 मिनट आधे घंटे उनको बहुत डर लगता है, बहुत कॉशियसली काम कर रहे होते हैं, उनको लग रहा था बॉल बहुत स्विंग कर रहा है, बाउंसर पे बाउंसर आई जा रही हैं। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला खुलता है, कॉन्फिडेंस खुलता है, और फिर आखिरी आधे घंटे में ऐसा लगता है पेन भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। शुरू में क्या होता है हम काम नहीं कर रहे होते, हाँ बिल्कुल, और आखिर में कोई कहीं से मुझे 5 मिनट मिल जाए, कहीं से लाइट चली जाए एग्जाम हॉल की और मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या मजा आ जाएगा। कहीं से कोई ऐसा मसला हो जाए कि आई कैब अनाउंस कर दे सबको 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो क्या होता है कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, खुल जाता है कॉन्फिडेंस। ऐसा है नहीं है, हाँ बिल्कुल। पढ़ने से पहले ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन पेपर आधा करते हैं, नहीं जुलेखा नहीं, ये काम आपको करना होगा इस बार। देखें ये पेपर ये चीज़ ना, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात ये चीज़ सबसे आखिर में ही हो सकती है, अभी नहीं हो सकती। अभी तो आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, बीच में भी नहीं हो सकती, मिड टर्म के वक्त भी नहीं हो सकती। ये जो अटेम्प्ट वाइज पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, ये आप आखिरी दिन ही आखिरी के दिनों में ही कर सकते हैं जब आपने पूरा कोर्स रिवाइज कर लियो, जो अपने सारे टॉपिक रिवाइज कर लियो। और मगर ये आपको जरूर सॉल्व करना पड़ता है, ये मैं आपको आखिर में ही बोलूंगा। अभी बता रहा हूँ कम से कम 3 से 5 पेपर तो जरूर सॉल्व करके जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? 3 से 5 पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं यार, जरूर सॉल्व करके जाएं। ये मैं आपको तजुर्बे की बेस बता रहा हूँ, ये टिप मैं यहाँ नहीं दूंगा खाली, ये टिप मैं सीफेप वालों को भी दे रहा होता हूँ कि खुदा पेपर में जाने से पहले देख के चले जाओ कि तुम्हारा पेपर कैसा बनेगा भाई। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी। ये अप्रोच मैंने आपको बता दी है, इस अप्रोच पे जो अमल कर लेगा मुझे उम्मीद है उसके लिए ये अटेम्प्ट आसान हो जाएगी, उसके लिए कॉस्टिंग पास करना आसान हो जाएगा। ये अटेम्प्ट ये अप्रोच चाहें तो कहीं नोट कर लें। आप मुझसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते हैं कुछ भी करते हैं, आपने ये काम करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट एडवांस से नहीं स्टार्ट करना, फंस जाओगे। आपने आसानी इलस्ट्रेशन से सॉल्व करनी है, फिर क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाना है, उसके बाद आईकैप के पॉसिबल सॉल्व करने हैं, यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मगर उसके बाद एक कुछ कंटिन्यूस काम है, पेपर की अटेम्प्ट तक आपके कुछ और काम है जिसमें टाइमली रिवीजन भी है, जिसमें रेगुलर टेस्ट भी देने हैं आपने। यार टेस्ट देना, प्लीज देना यार, मेहनत लगती है टेस्ट बनाने में, यकीन करो, मेहनत लगती है टेस्ट चेक करने में। और दिल खराब हो जाता है जब आप टेस्ट, बहुत कम लोग देते हो टेस्ट, सीरियसली नहीं लेते टेस्ट को, टीचर की मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो मैंने बता ही दिया कि इसकी कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की कुछ स्पेशलिटीज हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस की पहली स्पेशलिटी ये है कि ये डेडिकेटेड ऑनलाइन है, ये लाइव वो क्या कहते हैं फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। डेडिकेटेड का मतलब है कि फिजिकल में ऐसा होता है कि मैंने क्योंकि फिजिकल भी बहुत पढ़ाया है तो फिजिकल में हमें फिजिकल स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है क्योंकि वो सामने होते हैं, वो सामने होते हैं। और ऑनलाइन को फिर बची हुई प्रायोरिटी मिलती है। फिजिकल में क्या होता है कि जो बच्चा जाहिर सी बात है, जो बच्चा सामने है वो सवाल भी कर रहा है तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, तो उसको एड्रेस करने में और ऑनलाइन के स्टूडेंट को एड्रेस करने में थोड़ा फर्क हो जाता है। यहाँ एडवांटेज ये है कि पहली बात तो डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लासेस आएंगे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जैसे अभी ये इंटरेक्शन हो रही है, नाम आ रहा है आफाक का, नाम आ रहा है फैल्कन, फैल्कन में से नाम को इतना अच्छा नहीं है, नाम आ रहा है मुबशिर असलम का, नाम आ रहा है साहिल काजिम का, नाम आ रहा है अल्लाह भला करे इस्माइल का, नाम आ रहा है मोहम्मद तला का। ये लोग सब चैट पे बात कर रहे हैं ना मुझसे, जुलेखा का नाम आ रहा है, रिदा का नाम आ रहा है। तो बिल्कुल इस तरह ये इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, रिकॉर्डिंग ऑफ हाईली इंटरेक्टिव क्लासेस, आप बिल्कुल डेमो वगैरह ले सकते हैं, आगे भी डेमो लीजिएगा। मैं भी टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा थोड़ी देर में, आपको आइडिया हो जाएगा। भाई ये रिकॉर्डिंग है इंटरेक्टिव क्लासेस की। ठीक है, सिलेबस कब खत्म होगा मैं बताता हूँ। इंटरेक्टिव क्लासेस का मतलब है कि इसमें स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी क्लास में रिजॉल्व हुई हुई हैं। ठीक है, स्टूडेंट की क्वेरीज भी क्लास में रिजॉल्व हुई हैं। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यार इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट भी हैं, प्रैक्टिस भी है, पास पेपर्स भी हैं, रीसेंट अटेम्प्ट भी है यार। रीसेंट अटेम्प्ट भी हमने सॉल्व किया, मैं आपको पोर्टल का विजिट कराऊंगा अभी। रीसेंट अटेम्प्ट भी है। नहीं मुबशिर हमने 10 रखने थे, मगर हमने 7 इसलिए लिए, हमने कहा यार पहले मेन टॉपिक को कवर कर लें। मगर मैं आपको बताऊं 7 लोगों को भारी पड़ गए यार, भारी पड़ गए। हमारा इरादा 10 का है इस बार कि हम 10 टेस्ट लें।
समझ रहे, मिड टर्म पांचवा जो टेस्ट होगा मिड टर्म होगा, मिड टर्म भी लिया था हमने लास्ट टाइम, मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको बताया इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा यार यहाँ पे ना आप मुझसे पर्सनली डायरेक्टली सवाल जवाब पूछ सकते हो। एक तो ये तो क्लासेस हो गई, अगर कोई इंडिविजुअल क्वेरी आती है इस पे बात करते हैं। मैं बताता हूँ जरा, टेस्ट भी ऑनलाइन होता है जी, बिल्कुल ऑनलाइन होता है जी। आप लोग सॉल्व करते हैं, मुझे इनबॉक्स करते हैं, एडमिन को इनबॉक्स करते हैं, केमिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके, फिर वो ऑनलाइन चेक होता है, बाकायदा चेक आंसर्स के स्टूडेंट को पर्सनली फॉरवर्ड की जाती है। अभी कल बीएफडी का टेस्ट चेक हुआ है, बीएफडी वालों को चेक सेंड कर दिया होगा एडमिन ने आज मोस्ट प्रॉब्ली। कैफ का भी यही होता है इतना। अच्छा, इसके अलावा जब आप ये काम कर लोगे ना, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा, आप बोलोगे सर हमारी क्वेरीज, तो क्वेरीज इंडिविजुअली आंसर होती है, कोई मैंने असिस्टेंट नहीं रखा हुआ क्वेरीज आंसर करने के लिए अभी फिलहाल। तो क्वेरी रेजोल्यूशन बाय टीचर हिमसेल्फ। ठीक है जी, डेडिकेटेड ग्रुप भी बना हुआ है हमारा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बुक है हमारी, डेडिकेटेड बुक है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल। अभी तक हमने फ्री रखी हुई है रजिस्टर्ड के लिए, बाकी हम आगे देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल हालांकि बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो डेडिकेटेड बुक है जिसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, तीन आप लोगों से मेरे वादे हैं, जो लोग ऑनलाइन कॉस्टिंग प्रिपेयर करेंगे उनसे मैं तीन वादे लेना चाहता हूँ पहले दिन। अगर आप ये तीन वादे कर लेते हैं ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह के पेपर पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थ्री प्रोमिस। पहला प्रॉमिस, पहला प्रॉमिस, हाँ, पहला प्रॉमिस, नो पेंडिंग लेक्चर्स। प्लीज यार, पूरा लेक्चर का प्लान शेयर किया जाता है हमारा, लेक्चर का प्लान शेयर किया जाता है, और मैं इस बार सोच रहा हूँ उस प्लान की पूरी एक्सेल शीट बनवा दूँ। जी बिल्कुल, टेस्ट ऑनलाइन होगा इस्माइल। पहला क्या है कि जी, नो पेंडिंग लेक्चर्स, पेंडिंग लेक्चर्स नहीं रखने, पूरा प्लान बनाया जाएगा। हर हफ्ते कुछ लेक्चर्स आपके सामने रखे जाएंगे, वो आपने हफ्ता हफ्ता लेने लेक्चर, हर हफ्ते लेक्चर लेने, अगले हफ्ते से पहले। पहले आपका क्या कहा कि जी पेंडिंग लेक्चर नहीं रखना। दूसरा, मेक प्रॉपर रजिस्टर। प्रॉपर रजिस्टर का मतलब है कि सारी चीजें आपने रजिस्टर में नोट करनी है। रजिस्टर आपका एसेट है, रजिस्टर आपको हेल्प करेगा। कुछ टॉपिक कॉस्टिंग के ऐसे हैं जो थोड़े बहुत एमएफए में भी लगते हैं, बताते हैं आदिल एक वीक में कितनी क्लासेस होंगी, बताते हैं। तीसरा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है, गिव रेगुलर टेस्ट। प्लीज यार, खुदारा टेस्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो लोग टेस्ट देते हैं उनमें और जो लोग टेस्ट नहीं देते उनमें कितना फर्क होता है। कितने लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला सर थैंक यू आपने टेस्ट लिया, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगता था ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे लगता था ये टॉपिक मुझे बेहतरीन आता है, मुझे लगता था ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, मगर थैंक यू आपने टेस्ट लिया, मुझे लगता है ये टॉपिक मुझे इतना अच्छा नहीं आता है, इसमें काफ़ी कसर है, इसमें मेहनत की ज़रूरत है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप ऐसी तैयारी के साथ जो आपको लग रहा है अच्छी है और एक्चुअली अच्छी नहीं है, आप पेपर में चले गए तो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा पेपर में आपके। और एग्जामिनर वैसे ही पेपर मुश्किल कर रहा है, वो एक अलग मसला है। पिछली दो अटेम्प्ट में आपने देखा कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया। ठीक है, बचने का रास्ता हमेशा देता है एग्जामिनर, वो एक अलग बात है, मगर बहरहाल हमें तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करना चाहिए ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो गिव रेगुलर टेस्ट, ये तीन वादे आप कर लेते हैं अगर, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो लोग फिजिकल में जाएंगे उनको भी जाहिर सी बात है फिजिकल रोज जाना पड़ेगा ना भाई। पेंडिंग लेक्चर तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर तो वो भी बनाते हैं वाइट बोर्ड से देख के, रेगुलर टेस्ट उनको भी देना पड़ता है फिजिकली, वरना उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता कि अगर आप फिजिकली टेस्ट नहीं देंगे तो। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तीन वादे करेंगे, नहीं करेंगे तीन वादे आप लोग, जवाब दें। ये अभी से हैबिट बना लें, पेपर निकालना है हमने, तो ये तीन वादे करने होंगे हमें अपने आप से, अपने आप से। कौन कौन वादे कर रहा है? जिदा शाह वादा कर रहे हैं जी, जुल्लेखा वादा कर रहे हैं, मोहम्मद इस्माइल ने इंशाल्लाह बोला है जी, मोहम्मद तला इंशाल्लाह, आदिल इंशाल्लाह, मुबश्शिर असलम इंशाल्लाह, साहिल काजिम इंशाल्लाह, आयशा इंशाल्लाह, आसिम शब्बीर ने ओके कर दिया है जी। इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, बिल्कुल सही है जुल्लेखा, सी ये नहीं छोड़ देना, अल्लाह माफ करे, मतलब पास करके वाला लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना। शहीर इंशाल्लाह, हमजा मंसूर इंशाल्लाह, ठीक है। जैनब आबरू ने कहा जी इंशाल्लाह, बिल्कुल जी, सबने पेपर निकालना है, पहली बारी में निकालना है।
अप्रोच आपके सामने, मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा यार, 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, 9 साल हो गए सीए पढ़ाते हुए, कॉस्ट सी में पढ़ाते हुए भी, ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पढ़ाते हुए 9 साल ही हो गए, स्टार्ट यहाँ से किया है, तो वो टेंशन नहीं लेना। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मैं आपसे बातें करूंगा, ये बातें वो हैं जो आपको आगे भी हेल्प करेंगी, आगे भी हेल्प करेंगी, और आखिर तक यहाँ तक हेल्प करेंगी। मैं यहाँ तक मौजूद हूँ आपके साथ यार, इंशाल्लाह। समझ में आ रही है बात? ये सफर इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम कुछ बातों को आज ही से ध्यान में डाल लें तो। फिजिकल क्लासेस हम नहीं रखते भाई, क्योंकि मैं पहले फिजिकल क्लासेस भी रखता था। होता ये था कि लोगों को हमारी ऑनलाइन क्लास ज़्यादा पसंद आ जाती थी। फिजिकल वाले कहते थे सर हम खामा खामे रोजे में कहाँ आएंगे, क्योंकि वैसे तो पिछले 2 साल से यही हो रहा है, रोजे बीच में आ रहे हैं क्लासों के। ठीक है, तो बच्चे कहते थे सर वो हमें ऑनलाइन में मजा आ रहा है, हमारी पेट्रोल महंगा। एक बच्चे ने यहाँ तक बोला, सुफियान नाम था उसका, लड़के का सुफियान राजपूत। सुफियान राजपूत ने बोला सर मेरे घर से पेट्रोल बहुत लगता है, मैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, मैं अब जो है ना सर, मैं ऑनलाइन ही लूंगा, मैं नहीं आ सकता सर। सर मेरे, और फिर उसकी बाइक भी चोरी हो गई। उसने बोला सर अब तो मेरी बाइक भी चोरी हो गई, चोरी बेचारे की बाइक कोई उठा के ले गया था, बाद में मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। तो कहने का मतलब है कि भाई अब मैंने इसीलिए कहा कि यार चलो सब, जब सभी ऑनलाइन पे जा रहे हो तो मेरा सारा एफर्ट भी ऑनलाइन पे होना चाहिए। सीरियस बता रहा हूँ मैं। वो बेचारा सुफियान राजपूत इस साइड के यार, मैं क्या, अच्छा टेस्ट भी मैं लेता था तो बेचारे कुछ बच्चे टेस्ट देने के लिए आते थे, वो टेस्ट भी बच्चों ने बाद में बोला सर ऑनलाइन कर दो। तो मैंने कहा वाह भाई, मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं बताऊँ, आगे भी ऑनलाइन ही है, सीरियस बताऊँ, ये सी फैप पूरा ऑनलाइन है, आपको पता है ये बात, उधर फिजिकल क्लासेस नहीं होती है, एमएसए पूरा ऑनलाइन है। तो चलो एक ना से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ना, कि अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन से यूज टू हो जाते हो, तो आपको आगे जाके फर्म के साथ तो ऑनलाइन ही मैनेज होता है, फर्म के साथ तो फिजिकल नहीं हो सकता। आप मैनेजर को बोल ही सकते मैनेजर मैं क्लास लेने चला जाऊँ, मैनेजर बोलेगा नहीं बेटा आप बैठ जाए, आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि वो आप सी फैप में वो कर रहे हो, तो चलो इट्स अपॉर्चुनिटी। मगर मैंने कहा कि ये पेंडिंग लेक्चर जहर है, जहर। जहर समझते हैं, पॉइजन है ये पेंडिंग लेक्चर ना हो। इसके लिए हमारा एक सिस्टम होता है फॉलोअप का, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं पहले आप उनसे पूछिएगा। हमारा फॉलोअप का सिस्टम होता है। फॉलोअप का सिस्टम में क्या होता है कि एडमिन हर हर थोड़े दिनों बाद, हर महीने एडमिन एक मैसेज करता है, बच्चे को पूछता है कि यार आपके कितने लेक्चर हुए हैं। 4 सवाल पूछता है, छोटे छोटे सवाल पूछता है, हर बंदे को इंडिविजुअली मैसेज किया जाता है और उससे 4 सवाल पूछे जाते हैं। कितने लेक्चर कवर किए आपने, फिर एक्सेल की पूरी शीट बनती है यार, पूरा समझो हम ट्रैक रखते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर्ड, कितने लेक्चर कवर किए आपने ये बताइए। नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर, कितने लेक्चर पेंडिंग है। लेट से वो कहता है भाई 20 में से मेरे 15 कवर्ड है, तो हम कहते हैं ठीक है, इसका मतलब कितने पेंडिंग है, कहता है 5 पेंडिंग है। फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं डेडलाइन टू कंप्लीट पेंडिंग लेक्चर, यार ठीक है पेंडिंग लेक्चर किसी वजह से अगर हो गया, पहली बात तो होना नहीं था। उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि आपके आपके भाई पढ़ रहे हैं, आदिल क्या नाम है उनका, आपके भाई का क्या पढ़ रहे हैं मुझसे, डेडलाइन टू कंप्लीट पेंडिंग लेक्चर, मुबशिर खान नाम है, अच्छा बीएफडी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बीएफडी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेडलाइन टू कंप्लीट पेंडिंग लेक्चर, आप अपने भाई से ही पूछिएगा, उनको ही मैसेज आया होगा। अभी मैंने रिसेंटली ये लास्ट वीक एक्टिविटी करवाई है बीएफडी वालों की, लास्ट वीक करवाई है एक्टिविटी, कि एडमिन ने पर्सनली एक एक बच्चे को मैसेज करके ये पूरा स्टेटस लिया। और फिर एक और चीज़ आती है कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, कोई लेक्चर के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमें बताएं। ठीक है, आपने देखा था मैसेज, क्या बात है जी, तो आपने मैसेज देख लिया, आपको भी आया था लास्ट ईयर, हाँ लास्ट टाइम आप थे हमारे बैच में, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है भाई ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते यार, क्योंकि इतना एक एफर्ट हुआ है, डेडिकेटेड एफर्ट हुआ है, इतनी मेहनत से लेक्चर बने हुए, पास पेपर भी हुआ है, उसमें रिसेंट रिटर्न भी हुई है, कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है। फिर आप अगर लेक्चर नहीं लोगे या लास्ट मंथ लोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा ये रजिस्टर प्रॉपर बनाए यार, रजिस्टर प्रॉपर बनाए। फिजिकल क्लास होती है, मैं रजिस्टर देख लिया करता था, छापा मारता था फिजिकल क्लास में, किसी भी बच्चे के साथ बराबर में जाके बैठ जाता था, कहता था रजिस्टर दिखा दो अपना। अब ऑनलाइन की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, मगर इसका भी मैं सोच रहा हूँ एडमिन को बोलूँ कि बच्चों को बोले अपने रजिस्टर की तस्वीर भेजें। ये नहीं कि कितना कलरफुल है उसमें, कितने स्टिकर लगाए हुए हैं, कितनी फूल पत्तियां बनाई है, वो नहीं, कितना खूबसूरत रजिस्टर बनाने का मतलब है कि कितना आपने कॉपी अच्छे से किया हुआ है, कितना आपने जबरदस्त तरीके से चीज़ों को लिखा है, वर्किंग को लिखा है, उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सर हम ना लेक्चर ले लेते हैं 1.5x पे और हम बाद में नोटिंग से देख के जो है ना रजिस्टर बना लेते हैं। नहीं, मैं नोटिंग प्रोवाइड ही नहीं करता, इसीलिए मैं कहता हूँ लेक्चर आप एक दफा लें जिंदगी में, एक बार लेक्चर लें, सुकून से लेक्चर लें, दिल से लेक्चर लें, ध्यान से लेक्चर लें, ऐसा लेक्चर लें कि आपको जिंदगी में उसके बाद कभी वो लेक्चर देखना ही ना पड़े। और जो लेक्चर में बातें हो रही हैं, इसको फिजिकल क्लास में जैसे क्या होता था, स्कूल लाइफ में क्या होता था हाँ, स्कूल लाइफ में क्या होता था टीचर बताता था और आप उसको क्या करते थे, रजिस्टर में नोट कर लिया करते थे, आप उसे रजिस्टर में डॉक्यूमेंट कर लें ताकि आपको बात वापस से पोर्टल खोलना ना पड़े।
इवन तो कोई मसला नहीं है, आप एक लेक्चर को एक बार क्या 100 बार देख सकते हो, हमारे पोर्टल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक ही लेक्चर को देखने की। मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट। टेस्ट मैंने बता दिया कि यार इंडिविजुअली हर बच्चे को स्केड्यूल भेजा जाता है, इंडिविजुअली भी भेजा जाता है, ग्रुप में पूरा स्केड्यूल एडवांस में बता दिया जाता है कि कब कब टेस्ट होगा। बाकायदा टेस्ट सिर्फ स्केड्यूल नहीं बनाया जाता, बाकायदा चेक करके वापस भी किया जाता है यार। तो अगर चेक भी किया जा रहा है आपका टेस्ट और रिटर्न बैक भी किया जा रहा है, तो देखिए मैं इतना एफर्ट हो रहा है, मैं बता रहा हूँ सीरियसली स्पीकिंग। अब टीचर का एफर्ट ना, और फिर एक और बात, सिर्फ ये नहीं, फिर मैं आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज मैं खुद रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मैंने कोई बंदा भी नहीं रखा हुआ इंडिविजुअल क्वेरीज के लिए। हाँ, एडमिन एडमिन रिलेटेड मैटर्स के लिए बंदा है, मगर अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, कोई फिगर में मसला आ रहा है, आप पूछ लें बच्चों से। मैं पर्सनली, वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, जो नहीं भी पढ़ होते बल्कि वो भी मैसेज कर देते हैं, हम उनको भी जवाब दे देते हैं। तो कहने का मतलब है यार, इतनी सारी एफर्ट इस वजह से हो रही है क्योंकि ना ऑनलाइन की वजह से ना सहूलत भी हुई है और नुकसान भी हुआ है। मैं अभी एक ऑडिट फर्म के पार्टनर से मिला पिछले साल, अभी नहीं सॉरी, यूसुफ आदिल के पार्टनर से मिला। सही है, नदीम साहब हैं यूसुफ के आदिल के जो हेड पार्टनर है ना, चेयरमैन है समझ लो। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी, अजीब सी मिसाल दी, मैं हंसने लग गया, बस जितने लोग थे और भी पार्टनर्स थे उसमें वो भी हंसने लग गए। तो नदीम साहब का ही कहना, नदीम यूसुफ आदिल जो फर्म है, उन जो जिन 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 साहब के नाम पे उनके बेटे हैं नदीम साहब, तो जो हेड है यूसुफ आदिल के, तो उन्होंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जब से आया है ना तब से लोग थोड़े ढीले हो गए। तो उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा ये वही वाली मिसाल है कि जिस बच्चे के घर के पास स्कूल होता है ना, बड़ी फनी सी एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा जिस बच्चे के घर के सबसे करीब होता है ना स्कूल, वही सबसे लेट आता है। बोले आप चेक कर लेना कि लेट आने वालों की फहरिस्त में या लेट आने वालों की लाइन में आपको ज़्यादातर वो बच्चे नजर आएंगे जो स्कूल के करीब रहते हैं। जो बेचारा स्कूल से दूर रहता है ना, वो तो पहले से निकल आता है, उसको डर होता है कि यार मैं लेट ना हो जाऊं। वो टाइम पे पहुंच जाएगा या पहले पहुंच जाएगा, मगर जो करीब होगा ना, वो सब वो बोलेगा यार चले जाएंगे, बराबर में तो है स्कूल। तो सेम गोज फॉर अस एज वेल, कि ऑनलाइन आने से क्या हुआ है कि हम लोग थोड़े ठंडे हो गए, रिलैक्स हो गए, चिल हो गए, कॉम्प्लेसेंट हो गए। ठीक है कि कर लेंगे यार, एक्सेस तो है ना, कोई बात नहीं, डबल शिफ्ट लगा लेंगे, दो दो तीन तीन लेक्चर आखिर में ले लेंगे। नहीं यार, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, आपको टाइमली पढ़ना पड़ेगा। और एक मिसकॉन्सेप्शन सर, अभी तो रमजान है, भाई रमजान में पढ़ाई होती है, मैंने खुद की है पढ़ाई पास में, क्वालिटी पढ़ाई हो जाती है। एंड एक और चीज़ ये कि यार रिजल्ट का वेट ना करें। कुछ लोग वेट करें रिजल्ट का, कुछ लोग वेट करें रिजल्ट का कि जी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं भाई, रिजल्ट आएगा तो आपका टाइम बहुत कम रह जाएगा। रिजल्ट आता है अप्रैल के एंड में, यानी कि मई हो जाता है। तो अगर आप रिजल्ट पे वेट करें तो रिजल्ट का मतलब है कि आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो रिजल्ट का वेट ना करें प्लीज, खुदारा रिजल्ट का वेट ना करें। आपसे गुजारिश है रिजल्ट का वेट ना करें। अच्छा, एक चीज और, हमारा तरीकेकार क्या होगा और हमारी नेक्स्ट क्लासेस कैसे चलेंगी, मैं इस पर कुछ बात कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारी क्लासेस इस तरह से हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी क्लासेस जो है ना, वो रिकॉर्डिंग है, इंटरेक्टिव क्लासेस। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जो पास में हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग है ज़्यादातर। अच्छा, क्या लाइव क्लास होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। किस तरह होगी ये देखें। अच्छा, ऐसा है हमारा हिसाब किताब इस तरह बनेगा, ज़रा गौर करिएगा। हमारी 2 लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये लाइव क्लासेस आखिर जाके एक या दो, एक भी हो सकती है और हो गए हम, हो सकता है कम भी कर दें और कम कर दें, +3 रिकॉर्डेड, यानी कि 5 लेक्चर्स पर वीक का जहन आप बनाइएगा। अच्छा, अगर किसी वजह से एक लाइव क्लास हो रही है तो 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर किसी वजह से कोई लाइव क्लास नहीं हुई, ईद आ गई मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो 5 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए। अच्छा, इन इन एनी केस आपने हर हफ्ते कितना कवर करना है, डिसिप्लिन आपका क्या है, 5 लेक्चर्स पर। अच्छा, अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये लाइव क्लास जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, सर इनमें क्वेरीज का क्या होगा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें मेजॉरिटी क्वेरीज तो आपकी ड्यूरिंग क्लास रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लास की रिकॉर्डिंग है। ये वन साइडेड रिकॉर्डिंग नहीं कि मैं कहीं आइसोलेशन में बैठा और मैंने रिकॉर्डिंग बना दी। नहीं, नहीं, टीचर पर्सपेक्टिव से ये क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से क्लासेस हैं। देखिए मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, मैंने किया है। जब मैं खुद से क्लास ले रहा होता हूँ ना, मतलब विदाउट कोई रिकॉर्डेड लेक्चर, कभी मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई इसमें स्टूडेंट नहीं है, लाइव क्लासेस अभी तो है, ये सब आ रहे हैं, शहीर का नाम आ रहा है, शहीर हैं, मुबशिर, आदिल हैं, आयशा आए हुए हैं, हमजा मंजूर आए हुए हैं, जुलेखा हैं,
अब ये क्या है कि लाइव क्लास होती ना तो मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैं फिर स्टूडेंट के लेवल पे जाके बात करता हूँ। ये बात आपको आगे नजर भी आएगी, डेमो में आप देख भी लीजिएगा। तो मेजोरिटी क्वेरीज ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट क्लास में पूछ ही लेता है, तो वो ड्यूरिंग क्लास रिजॉल्व हो जाती हैं। और अगर आपको विजाल के तौर पे फिर भी कोई क्वेरी आपको लगता है कि नहीं यार ये तो लेक्चर में रिजॉल्व नहीं हुई है, मैंने आपको वापस अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बिला झिझक इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और बोल दीजिए सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, सवाल के स्नैपशॉट के साथ या जो भी डेटा है उसका स्नैपशॉट के साथ, उसकी तस्वीर के साथ मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये मसला नहीं है। अच्छा एक और बात, सर ये रिकॉर्डिंग कितनी पुरानी होगी? भाई ये रिकॉर्डिंग तो काफ़ी पुरानी है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पुरानी है भैया, ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब ऑब्वियसली कोई 10-15 साल पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, मगर पिछली अटेम्प्ट की है। और मज़े की बात ये उन टाइम की है जिस वक्त लाइव में ज़्यादा लोग आते थे। आप माने या ना माने, आजकल रुझान बच्चों का लाइफ से निकल के रिकॉर्डेड पे आ गया है। अब उनको ये तसल्ली होती है, कहते हैं यार अभी आज एक बच्चे का एडमिशन लिया, वो ऑफिस में आया हुआ था, इत्तेफाक से किताब भी लेने आया हुआ था, तो मुझे कहता है सर वो पहली क्लास कब है? मैंने कहा तुमने ग्रुप फॉलो नहीं किया, आज है पहली क्लास। उसने बोला सर मेरा तो ऑफिस है, मैं रिकॉर्डेड लूंगा। अच्छा ये अभी यहाँ नहीं है ऐसा, CFAP में भी ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा क्योंकि आयशा सिलेबस तो सेम ही है ना, सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पुराने जमानों में क्या होता था, 2-3 अटेम्प्ट पहले लाइव में बहुत लोग आते थे, ज्यादा लोग लाइव में आते थे, रिकॉर्डेड में भी आते थे, मगर लाइव में भी काफी सारे आते थे। तो क्या होता था, जितने ज्यादा लोग लाइव में आते थे ना, उतना ज्यादा क्वेरीज क्लास के दौरान रिजॉल्व हो जाती थी, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते थे, वो ज्यादा डिफरेंट एंगल से क्वेरी पूछ रहे थे, सर इस एंगल से ही बता दें, इस एंगल से ही बता दें, ये भी बता दें, ये बारीक चीज ही बता दें। तो जितना आपको यहाँ पे कंटेंट 2-3 अटेम्प्ट पुराना नजर आएगा, उतना क्वालिटी नजर आएगा। और इन केस चलो आपको कोई क्वेरी नहीं रिजॉल्व होती, आपका नंबर मौजूद है। एक तो मैंने ये बात कर दी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई सर वो फिर आप नए क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मैं बिल्कुल कराऊंगा। सर आप रीसेंट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल कराऊंगा। तो वो हम ये करते हैं, अपने पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं अलग से। क्या करते हैं, हम अपने पोर्टल पे अलग से अपलोड कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं आपको एक पोर्टल का विजिट भी करा देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप ये पोर्टल भी विजिट कर लें, और फिर आपकी कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, वो भी पूछ लें। फिर पढ़ाई भी मेरे ख्याल से आज देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये ज़रा मैं आपको अपना पोर्टल विजिट करा देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे देखें। देखें जी, स्क्रीन पे आपके सामने पोर्टल आ गया हमारा। ये देखें, इंट्रोडक्शन टू CMA आ गया, सही है। इसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूएशन ओवरहेड, ये बिल्कुल सीक्वेंस, अच्छा ये सीक्वेंस बिल्कुल वही है जो किताब की सीक्वेंस है, हमारी एक डेडिकेटेड किताब है कॉस्टिंग की, उसकी सीक्वेंस भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा हर टॉपिक के लेक्चर इसके नीचे मौजूद है, ठीक है। डेमो का मतलब है ये खुले हुए हैं अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हर टॉपिक के लेक्चर बिल्कुल, अच्छा आप देख रहे हैं ये टॉपिक्स के लेक्चर जो हैं वो रिसेंट अटेम्प्ट 2022 भी आया हुआ है, ये देखें स्प्रिंग 2022 भी कवर्ड हुआ हुआ है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग को 200 में बांटा है, प्रोसेस कॉस्टिंग एडवांस। फिर उसके बाद ये होते 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 हर चीज़ की इलस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ मौजूद है। फिर देखिए रिसेंट अटेम्प्ट आ गई, स्प्रिंग 23 का पूरा पेपर कराया गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितने भी हैं सारे आ गए। 1 2 3 4 इधर आ गया, 5 6 एक साथ आ गया, 8 आ गया। इसी तरह अगर आप देखें ऑटम 23 इसके भी सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्प्रिंग 24 अभी हुई नहीं अटेम्प्ट। तो एंड में हम आपको रीसेंट अटेम्प्ट भी करा रहे हैं, ताकि जब आप रीसेंट अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट वाइज पेपर करो, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप समझ रहे हैं, पूरा डेडिकेटेड जो है वो टॉपिक वाइज सिनेरियो चल रहा है, सही है। और जो हैंडआउट्स हैं वो भी मैंने इस पर डाल दिए, बाकी डेडिकेटेड किताबें जो आपको मिल जाएगी। अच्छा इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपके लिए, ये पूरा एफर्ट किया हुआ है, ये हैंडआउट मैं आज नहीं डिस्कस कर पा रहा, ये पूरा हैंडआउट आपके लिए देखेंगे, एक एफर्ट हुआ है, पूरा एनालिसिस आइडेंटिफाई किया हुआ है हमने आपके लिए। ये देखें, ये देखें जी, कौन कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क का है। लास्ट अटेम्प्ट में एक टॉपिक था रेलिवेंट कॉस्टिंग, पता नहीं आपने सुना ही नहीं सुना, ये टॉपिक ने धूम मचा ली, 35 मार्क का है। मगर मैं समझता हूँ ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए थी। ये टॉपिक पहले भी एक दफा 32 मार्क का आ चुका है स्प्रिंग 15 में, एनालिसिस में देख रहे हैं आप, पहले भी एक दफा ये 32 मार्क का आ चुका है, पहले भी एक दफा ये 27 मार्क का आ चुका है। और ये टॉपिक ऐसा है जो पेपर में कंफर्म आता है। एक बात मुझे बताएं, अगर एक टॉपिक कंफर्म आता है पेपर में, आप देखें ये पिछले मैंने 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस आपके सामने रखा हुआ है, ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो मैं जब कोर्स शुरू होगा तो बात करूंगा। सबसे ज्यादा वेटेज इस टॉपिक की आप देख रहे हैं, 450 नंबर कहीं नजर ही नहीं आ रहा। 450 क्या, कोई 400 भी नहीं है, कोई 300 भी नहीं है। इतने मार्क्स इस जितने मार्क्स इस टॉपिक ने कवर किए आज तक, हर टॉपिक हर अटेम्प्ट में आ रहा है। अब देख रहे हैं किसी अटेम्प्ट में इसने छुट्टी नहीं की है, किसी अटेम्प्ट में इसने छुट्टी नहीं की है, ये देख रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, क्या इस टॉपिक को आप हल्का लेके जाएंगे या भारी लेके जाएंगे? बिल्कुल डेमो से स्टडी स्टार्ट करते हैं। मैं मुझे एक बात बताएं, जो टॉपिक हर अटेम्प्ट में आ रहा है,
और पास में भी ये 27 मार्क का आया हुआ है, 32 मार्क का आया हुआ है और 450 आउट ऑफ 2500 अच्छी खासी वेटेज कवर कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, आप इस टॉपिक को हल्का लेके जाएंगे या इसकी अच्छी तैयारी करके जाएंगे? ईमानदारी से बताएं। हाँ, इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना यार। अब अगर ये टॉपिक अगर 35 मार्क का आ गया तो मैं समझता हूँ हैरानी नहीं होनी चाहिए यार, हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये टॉपिक तो वो है, हाँ अगर ऐसा टॉपिक 35 मार्क का आ जाए जो बहुत अरसे से नहीं आया, मिसाल के तौर पर टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक है सिर्फ 7 मार्क का आया हुआ है, ये अगर 35 मार्क का आ जाता तो मुझे हैरानगी होती ना यार। अब एक टॉपिक जो मुझे पता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आदिल बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो यार अगर ये ज्यादा मार्क का आ भी गया तो मैं मुझे इसीलिए थोड़ा इख्तिलाफ हुआ कि यार लास्ट सेमेस्टर का पेपर ना थोड़ा थोड़ा सा लोगों को यूं परेशान हुआ है कि लोगों ने कहा सर ये तो डिसीजन मेकिंग का पेपर लग रहा है। मानता हूँ डिसीजन मेकिंग ज्यादा है, मगर भाई सवाल उस पेपर में ये 15 मार्क का सवाल बहुत आसान था, पता है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल बहुत आसान था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल बहुत आसान था, ओवरहेड का सवाल बहुत आसान था। अब आप इसको ऐड करो 15 15 30 और 7 37। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी अगर कोई पढ़ के गया है ना, तरीके से पढ़ के गया है, तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं था। लेबर कॉस्टिंग इतना मुश्किल नहीं था, 50 मार्क निकालने आसान थे। खैर, तो मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं कहने का मतलब है एनालिसिस भी मैंने पूरा रेडी किया हुआ है। अच्छा, कौन कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क का है भाई, सारा इसमें मौजूद है। ये सारा इसमें मौजूद है। ये हैंडआउट मैंने शेयर कर दिया था, किसी को नहीं हो तो मेरे नंबर मुझे मैसेज कर देना, मैं हैंडआउट आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास की स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। हम अगली क्लास इंशाल्लाह रखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वेडनेसडे रख लेते हैं। आएंगे आप लोग लाइव क्लास में? आई कैप फॉलो की ग्रेड को मैं फॉलो नहीं करूंगा भाई। अच्छा हाँ, एक और चीज यार, ये मैंने सिलेबस दिखाना था आपको। ये आई कैप की ग्रेड है, ये टीचिंग आवर्स है। ये टीचिंग आवर्स हम फॉलो नहीं करेंगे भाई, हमारा टीचिंग आवर्स ज्यादा है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने स्टूडेंट के साथ, हमें अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस भी करानी है। दूसरा ये कि यार ये ग्रेड जो है ना आई कैप की, मैं पहले भी बच्चों को बोलता था पहली क्लास में, बच्चों को ये बात पिछली दफा समझ नहीं आती थी। मैं ये कहता था कि यार आई कैप की ग्रेड को आप फॉलो ना करो, आई कैप की ग्रेड बड़ी ओवरलैपिंग है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, और ये सेटअप में ऐसा हुआ है। बच्चों ने शिकायत की कि सर आई कैप की ग्रेड डिस्टर्ब हो गई। यार ये ग्रेड ना, माजरत के साथ मुझे काफी इख्तिलाफ है आई कैप की ग्रेड से, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ओवरलैप हो रही हैं। एक टॉपिक मैं सोचता हूँ यहाँ आना चाहिए, वो यहाँ है भाई, यहाँ आना चाहिए वहाँ है भाई। तो इस वजह से ओवरलैपिंग की वजह से ना ये ग्रेड सही फॉलो नहीं हो पाती, और यही वजह है स्प्रिंग 2024 के पेपर में ये ग्रेड ज्यादा सही था, फॉलो नहीं भी हुई है। ये जो आपका सवाल है ना जुलेखा, आपने अच्छा सवाल किया है। तो इसीलिए आप आईकेएफ की ग्रेड को फॉलो ना करो, मैंने इसीलिए आप देखो आईकेएफ की ग्रेड पे कोई बात ही नहीं की, मैं तो अपनी सीक्वेंस पे बात की, जो मेरी सीक्वेंस थी मैंने आपको दिखाई पोर्टल पे। आप समझ रहे हैं? तो आप वही फॉलो करेंगे जो आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यार ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मैं नहीं पढ़ा रहा चीजें, अलहमदिल्ला सालों हो गए पढ़ाते हुए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वेडनेसडे रख लेते हैं, वेडनेसडे को आप लोग आओ मेरे पास इंशाल्लाह, वेडनेसडे को 3 बजे इसी टाइम, ठीक है जी। वेडनेसडे 3 PM पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं। 3:30 भी कर सकते हैं, थ्री कर लेते हैं चलो, ठीक है 3:30 कर लेते हैं बल्कि इनफैक्ट, सही है जी। 3:30 कर लें या 3 कर लें? चलो 3 कर लेते हैं, 3:30 नहीं करते बस। चलो 3 PM कर लेंगे। रजिस्टर कैसे होंगे? आप इस नंबर पे वो ग्रुप, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप पे आ जाइएगा, वो ग्रुप पे जो डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। वेडनेसडे को 3 PM पे। और प्लीज यार ये 3 वादे आपने करने हैं, और इन वादों को पूरा किया नहीं किया उसके लिए हम फॉलो अप भी कर रहे होंगे, टेस्ट भी ले रहे होंगे, मगर ये 3 वादे आप प्लीज आज बना लें, अपने जहन में कहीं दिल में लिख लें, कहीं नोट करके दीवार पे लगा दें ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। पेपर निकालना है इस बार इंशाल्लाह, हमने मेहनत करेंगे सब इस बार पेपर निकालना है इस बार, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई अभी आप लोग का टाइम है, प्लीज़ रमज़ान शरीफ की कदर करें, रमज़ान शरीफ में जितनी इबादत कर सकते हैं करें। पढ़ाई शुरू हो जाएगी फिर थोड़ी इबादत में मैं समझता हूँ थोड़ी कमी आ जाएगी, अभी जब तक पढ़ाई से इतना शुरू नहीं हो रही, प्लीज़ मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ जो है इबादत करें। और एक काम जरूर करना है, दुआ करनी है, अपने रिजल्ट के लिए भी दुआ करनी है, और अपने दोस्तों के लिए रिजल्ट के लिए भी दुआ करनी है, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेडनेसडे परसों 3 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही है लाइव क्लास में, और टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक्स। ये जो कॉस्टिंग बेसिक्स है इसका हैंडआउट मैंने रेडी कर दिया था, आज नहीं स्टार्ट हो सका, कि बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग जो है, इंट्रो टू कॉस्टिंग, ये हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें एमएफए की क्लास शुरू होने वाली है, मुझे एमएफए की क्लास शुरू करनी है, तो हम इंशाल्लाह आपसे परसों मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।